तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट से जुड़े अपडेट के साथ। विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1961 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 557 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही। पीएसयू के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली। कौन से सेक्टर्स और शेयर सबसे ज्यादा रफ्तार में थे और कुछ सेक्टर क्या ऐसे भी थे जहां पर कमजोरी देखने को मिली? तो वीकेंड की जो शुरुआत है वो एक अच्छे नोट पे हुई है, क्योंकि जो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है वहां पे एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी गेनर की, जहां पे सबसे पहला नाम आता है एसबीआई का, जहां पे हमें 5% का अपसाइड देखने को मिला है। टाइटन 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस में भी 3.5% की तेजी देखने को मिली है, और यही नहीं बल्कि आईटीसी भी 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं डायरेक्टली अब मिड कैप गेनर्स की, जहां पे एमआरपीएल में 9% का अपसाइड, पेटीएम में 7%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 6% और साथ ही साथ फीनिक्स मिल्स में भी हमें करीब 6% का एक अपसाइड देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीट की तरफ नजर डाली जाए तो सबसे पहला नाम है टोरेंट पावर का, 4.25% की गिरावट देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया 4%, भारतीय हेक्साकॉम 3% और साथ ही साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी 1.5% का एक हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। बात करते हैं कि रियलिटी के ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहां पे एक बढ़त देखी गई है। नाम आता है रेमंड का, 17% की बढ़त देखने को मिली है। शोभा में 7%, फीनिक्स मिल्स 6% और साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 6% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। यानी कि ओवरऑल हफ्ता जो है, आज का जो कारोबारी दिन है, एक पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे कल आ जाएंगे, लेकिन अब तक जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं ज्यादातर में महायुति की जीत का अनुमान है, लेकिन कुछ अनुमान कांटे की टक्कर भी दिखा रहे हैं। ऐसे में दोनों खेमों में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने बैठक की थी और आज महाविकास आघाड़ी की बैठक होने वाली है। दोनों तरफ के नेता बहुमत के दावे कर रहे हैं। दोनों महागठबंधनों में मुख्यमंत्री पद की चर्चा भी हो रही है। आज पुणे में एनसीपी नेता अजित पवार के समर्थकों ने उन्हें अगला मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर भी लगा दिए। हालांकि बाद में पोस्टर्स को हटा लिया गया। परिणामों के बाद गठबंधन से दलों के इधर उधर होने की भी चर्चा गर्म है। इस बीच बहुजन विकास आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि नतीजे आने के बाद वो उसी गठबंधन का साथ देंगे जो सरकार बनाएगी। वहीं महाविकास आघाड़ी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि एमवीए 165 से ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 12 बजे तक वो सीएम का कल ऐलान भी कर देंगे। संजय राउत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। सीनियर नेता और सांसद संजय राउत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने कॉन्फिडेंट है सर आप लोग? हमें तो पूरा बहुमत मिलेगा और हम हमारे पूरे विधायकों की परेड कर दिखाएंगे हमारे पास कितने लोग हैं, तो हम जीत रहे हैं। सर, एग्जिट पोल कुछ लोग आप लोगों को फेवर कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल महायुति को फेवर है, इसके बारे में एग्जिट पोल का वो ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए, गंभीरता से मत लीजिए। लोकसभा में मोदी जी को 400 सीट दी थी ये पोल वाले ने, हरियाणा कांग्रेस को दे रहे थे। लोकसभा में हमको 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी बोल रहे थे। हम 32-31 सीटें जीत गए। तो कल पता चलेगा ना 12 बजे। सर, सीएम पोस्ट को लेकर सर आप और कांग्रेस आमने सामने है। नाना पटोले जी कहते हैं कि सीएम हमारा होगा, कांग्रेस का होगा। कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है। कांग्रेस नंबर 1 हो या +1 हो या हम हो, हम एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे ना, उसमें क्या है। महाविकास आघाड़ी है, 3 पार्टी एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे। आपकी तरफ से सर अगर सीएम होगा तो आप किसको सीएम बनना देखना पसंद करेंगे महाविकास आघाड़ी की तरफ से? कल बात करेंगे 12 बजे, हम लोग कल 12 बजे बात करेंगे पूरा। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सरकार शीतकालीन सत्र में 5 नए बिल पेश कर सकती है। सत्र में शिपिंग सेक्टर पर ज्यादा फोकस हो सकता है। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शीतकालीन सत्र में कौन से बड़े बिल पेश किए जा सकते हैं? बिल्कुल, दरअसल इस सत्र के लिए 5 नए बिल होंगे जिसको पेश किया जाएगा और पारित कराने की सरकार कोशिश करेगी, जो कि औपचारिक तौर पर बिजनेस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 5 बिल में से
3 बिल जो है वो शिपिंग सेक्टर के लिए है। तो ये सत्र शिपिंग सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सत्र में आपको कोस्टल शिपिंग बिल पेश किया जाएगा, इंडियन पोर्ट्स बिल पेश किया जाएगा, मर्चेंट शिपिंग बिल पेश किया जाएगा। ये तीनों बिल जो हैं वो पूरे शिपिंग सेक्टर के लिए अलग अलग आयाम को एक नए ऊंचाई तक पहुंचाने के मकसद से किया गया है। मिसाल के तौर पर कोस्टल शिपिंग बिल में कई सारी शर्तें आसान की गई हैं कि भारतीय फ्लैग वाले जो शिप हैं उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। स्टैंडर्ड यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि विदेश के जो शिप हैं वो आसानी से आ जा सके, उनका टर्न अराउंड टाइम को कम किया जाए, कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरीके से इंडियन पोर्ट्स बिल में पोर्ट्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी, पोर्ट्स में जो गहराई होती है उसको बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से आप देखें तो मर्चेंट शिपिंग बिल में शिपिंग सेक्टर में मर्चेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये एक फोकस रहेगा। तो अलग अलग क्षेत्र जो शिपिंग सेक्टर के होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए तीनों बिल लाया जाएगा। यहाँ पे बताना जरूरी है कि सरकार ने पहले ही एक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 लॉन्च किया हुआ है। इसके तहत शिपिंग सेक्टर की क्षमता भारत में बढ़ाया जाना, इसी के तहत ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। शिपिंग सेक्टर से अगर हटकर बात करें तो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल इस सत्र में पेश किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पहले ही पेश किया जा चुका है, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पहले ही पेश किया जा चुका है, अब उसको पारित कराने के लिए लाया जाएगा। तो ये सत्र हंगामेदार तो होगा, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि इन बिल को पारित करा लिया जाए हंगामे के बीच, क्योंकि ये कई मोर्चे पे काफ़ी अहमियत रखते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सीएनजी महंगी हो गई है। दरअसल महानगर गैस ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया है। बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो जाएंगी, यानी अब लोगों को 1 किलो सीएनजी खरीदने के लिए 77 रुपए चुकाने होंगे। इससे पहले आपको बता दें पिछले साल जुलाई में भाव 1.5 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए थे। सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के एपीएम गैस आवंटन घटने के बाद ये फैसला लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में बढ़ते जंग के हालातों की। यूक्रेन को जवाब देते हुए कल रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ठिकाने पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी है। पुतिन ने कहा है कि मॉस्को यूक्रेन की मदद करने वाले किसी भी देश के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। पुतिन ने यह भी कहा कि पश्चिमी हमले के जवाब में रूस ने नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग भी की है। On November the 19th, 6 ATACMS missiles manufactured in the US were used, and on the 21st, a combined attack using Storm Shadow manufactured in the UK and missiles manufactured in the US were used to attack missile targets in the Bryansk and Kursk regions of the Russian Federation. It is not Russia, but the United States who have destroyed the system of international security, and they are trying to preserve their hegemony and stoking a global conflict. We have always preferred, and we still prefer, to resolve our disagreements using peaceful means, but we are prepared for any scenario, and if anyone has any doubts, they shouldn't. There will always be a response. वहीं इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की तरफ से हुए हमले की निंदा की है। Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватись з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла стійко, хоробро, міцно, гідно. Це одне з головних слів про Україну. तो रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ती टेंशन को लेकर ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं जानने के लिए अब सीधा चलते हैं मॉस्को, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता आकाश शर्मा। तो आकाश, हम देख रहे हैं दोनों देशों के बीच लगातार हमले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं, बताएं। अगर इस युद्ध की
बात करें तो 33 महीने से ज्यादा ये युद्ध हो गए चल रहा है और मौजूदा समय में यहाँ जहाँ हजारों की संख्या में कैजुअलिटीज दोनों तरफ हुई हैं, तो वहीं कम से कम इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल अब तक नहीं किया जा रहा था। रशिया का कहना है कि अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल के बाद उसके पास इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था और उन्हें जवाब के तौर पर इस मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा है। गौरतलब है कि पिछले ही दिनों यूक्रेन ने कहें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले तो यूक्रेन को इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी, उसके बाद यूक्रेन ने इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया और अब रशिया ने भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर कहीं ना कहीं इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। मौजूदा समय में अगर स्थिति की बात करें तो 33 महीने से ज्यादा ये युद्ध चल रहा है और न सिर्फ यहाँ की इकोनॉमी बल्कि लाइफस्टाइल भी जो दोनों देशों के लोगों की है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां एक तरफ शांति की बात हो रही थी, शांति की उम्मीद जताई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल के बाद कहीं ना कहीं शांति की उम्मीद नियर बाय फ्यूचर में नहीं की जा सकती। भविष्य में क्या होगा इस विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये तो नहीं लगता कि बहुत जल्दी दोनों देशों के बीच में शांति होगी। तो रूस और यूक्रेन में जंग अगर फिर से बढ़ी तो क्या होगा इसका असर, ये जानने के लिए जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और गयाना के रिश्ते को गहरा बताया। उन्होंने कहा कि ये मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का भी आभार जताया और साथ ही डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए और आचार व्यवहार में है। आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार व्यवहार में है। सिख आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मामले में कनाडा सरकार ने एक बयान जारी किया है। पीएम मोदी और अन्य भारतीय अधिकारियों पर लगे आरोपों को खुद ही निराधार बताया है। बयान में कहा गया है कि कनाडा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल को कनाडा के भीतर आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सरकार ने ये कहा है कि केवल अटकलें हैं। कनाडा के अखबार में रिपोर्ट छपी थी कि जिसमें बताया गया था कि निज्जर की हत्या की कथित साजिश में भारतीय नेताओं का हाथ था, जिसके बाद कनाडा सरकार ने खुद ही बयान जारी कर आरोपों को काल्पनिक बताया है। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर की। यहां पर अगर हवा की गुणवत्ता की बात की जाए तो फिलहाल कोई खास सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। प्रदूषण का स्तर अभी भी गंभीर श्रेणी में है। बवाना, वजीरपुर, नेहरू नगर समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार बरकरार है। वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली NCR में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में 9 बजे से लेकर 5:30 बजे और 10 बजे से लेकर 6:30 बजे तक वर्क शेड्यूल को फॉलो करने की सलाह दी गई है। साथ ही अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार पूलिंग करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सारे विषयों पे पूरी तरीके से ध्यान कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इसमें जितने भी मंत्रालय हैं वो सब आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से लगातार मॉनिटरिंग की मीटिंग भी की जा रही है और जो प्रॉपर ग्रैब की गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट।
तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से जहां एक तरफ बाहर से कम लोग आ रहे हैं, वहीं दिल्ली से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। जहरीली हवा और धुंध की चादर ने दिल्ली के आकर्षण को धुंधला कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है हर चीज की, ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत होती है। एक्चुअली मेरा फ्लाइट 3 दिन बाद था, लेकिन ये पोल्यूशन देख के कट कर दे के अब कल ही है मेरा फ्लाइट। फोटो खिंचाने आ गए तो ऐसा लग रहा है फोटो क्लियर नहीं आ रहा है इंडिया गेट के यहाँ से। ये सभी यात्री दिल्ली घूमने आए हैं। आमतौर पर लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट पर पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन प्रदूषण ने नजारा बदल दिया है। यहाँ से इंडिया गेट की तस्वीर भी धुंधली आ रही है। स्मॉग का असर जहाँ लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा है, वहीं एक असर ये भी है कि इससे राज्य का टूरिज्म प्रभावित हुआ है। लोग दिल्ली में अपने ट्रैवल प्लान को स्किप कर रहे हैं और कई लोग जो यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं वो अपने ट्रैवल प्लान्स को कट शॉर्ट कर रहे हैं। दिल्ली के ज्यादातर ऑफिस वर्क फ्रॉम होम मोड में आ गए हैं। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के आसपास के गेटवेज में जा रहे हैं। ताज़ा हवा के लिए दिल्ली से कुछ घंटों की दूरी पर ऋषिकेश, देहरादून, मनाली, जिम कॉर्बेट जैसे डेस्टिनेशन का रुख कर रहे हैं। मौके को भुनाते हुए यहाँ के रिजॉर्ट्स वर्केशन और स्टेकेशन के स्पेशल पैकेज लेकर आए हैं। गेस्ट की जो रिक्वायरमेंट जो गेस्ट शेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी के जो अभी जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही है, जिस हिसाब से वहाँ पे उनको एयर क्वालिटी का जो लेवल मिल रहा है, उसके कंपैरिजन के अंदर उनको अच्छा लग रहा है कि वो कहीं बाहर आए, नेचर के आसपास रहे, हरियाली में रहे और स्वस्थ वातावरण के अंदर फैमिली के साथ में स्टे करें। प्रदूषण की मार ट्रैवल एजेंसीज पर भी पड़ी है। एक तरफ लोग ईयर एंड के प्लान्स बना रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली के पर्यटन पर धुंध छा गई है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली में जहां एयर क्वालिटी अभी भी बहुत खराब है, एक दंपत्ति ने अनोखी मिसाल पेश की है। बिना किसी एयर प्यूरिफायर के अपने घर की हवा को न सिर्फ शुद्ध किया बल्कि एक हरा भरा आशियाना भी बनाया। देखिए दिल्ली के सैनिक फार्म से रोहन सिंह की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में इस वक्त बाहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, लेकिन दिल्ली के बीचों बीच सैनिक फार्म के जिस घर में मैं हूँ, यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स 5 से 10 के बीच है। और सबसे खास बात, ये सब पॉसिबल हो सका है बिना किसी एयर प्यूरिफायर के, बिना किसी ऊर्जा की खपत के। ये सब कैसे हो सका है? एक अमेजिंग कपल है हमारे पास यहाँ पे जिन्होंने ये सब करके दिखाया है, पीटर सर और नीनो मैम। सर, कैसे बनाया है आपने? हमने यहाँ एक 6 फुट चौड़ा 8 फुट लंबा पैनल बनाया है। उसमें हमने खस तो आजकल मिलती नहीं है, तो वुड शेविंग्स डाले हैं और एक पंप है यहाँ जो उसके ऊपर पानी सारा टाइम फेंकता है। अब ये एक ही जगह है जो हमारे सारे घर के अंदर हवा आती है, ये इसके अंदर से हवा खींचता है। तो क्या है, क्योंकि वो पैनल में पानी चल रहा है, जो दिल्ली के पोल्यूशन 400 है वो सारी उसी में फिल्टर हो जाती है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको क्या कहते हैं? और एक्वापॉनिक्स। एक्वापॉनिक्स। और एक्वापॉनिक्स होता क्या है? क्या लोग घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? हर एक कर सकता है। हम जो करते हैं, एक टैंक में मच्छी रखते हैं, मच्छी का जो पानी है वो फिल्टर होके और जो अमोनिया है जो नुकसान करता है वो बैक्टीरिया के साथ कन्वर्ट होके नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बनता है और वो सारे गार्डन में सारी जगह यहाँ सर्कुलेट होता है। कितने प्लांट टोटल आपने घर में लगाए हैं? हमारे कोई 15,000 पौधे हैं। हमने ये सारा स्ट्रक्चर बनाया पाइपों का और बैम्बू का और ये सारे को इस पॉली शीट से कवर कर दिया। ये यूवी रेजिस्टेंट है, लाइट आती है अंदर, मगर बाहर की हवा अंदर बिल्कुल नहीं आती। और इस पूरे जो एक्वापॉनिक सिस्टम है उसका जो सोर्स है पानी का या फीड का या जो उनके लिए खाद बनती है, वो सब इस फिश टैंक में हमें दिख रहा है। इसको डेवलप करने का क्या तरीका है? इसका क्या है जी, ये टैंक है 5 फुट गहरा और 5 फुट और 5 फुट का। वो सेंटर में जो पाइप लगा है खड़ा, उसके अंदर से वो पानी बाहर निकलेगा, पौधों को जाएगा। हमने इतनी थोड़ी जगह में ये रैक्स लगाए हैं, इनमें ट्रेज हैं, हर एक ट्रे में 30 पॉट्स हैं और इनमें आप देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये लेटस है। तो ये हर हफ्ते हम हार्वेस्ट करते हैं। ये देखिए इसकी जड़ निकली हुई है और पानी ऊपर से फ्लो हो रहा है, फ्लो डाउन कर रहा है हर एक ट्रे में नीचे तक और फिर
वापस जाता है और रिसर्कुलेट होता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है दिल्ली के इस कपल ने, जो लोग प्रदूषण से परेशान हैं उनको घर बैठे बिना किसी एयर प्यूरिफायर के कैसे वो इससे निजात पा सकते हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। टीम इंडिया ने पर्थ टेस्ट में शानदार वापसी की है। कैप्टन जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी ने कंगारुओं को घुटने पर ला दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 150 रन बनाए थे, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 67 रन बनाने में 7 विकेट गंवा दिए और इसमें सबसे बड़ा रोल बुमराह का रहा। बुमराह ने डेब्यू कर रहे ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन मैक्सवेनी के विकेट के साथ शुरुआत की, फिर 2 बॉल में 2 विकेट भी लिए। ख्वाजा और स्मिथ को पवेलियन वापस भेज दिया। इसके अलावा आज का खेल खत्म होने से पहले कप्तान कमिंस का भी विकेट लिया। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। स्मार्टफोन आपके रिश्तों में दरार डाल रहा है। क्या आप जानते हैं फबिंग क्या है और इससे बचना क्यों जरूरी है? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।